अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवाप्रेसिन इंजेक्शन के बारे में कि नोवाप्रेसिन इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसका डोज क्या है, इस इंजेक्शन को देने का तरीका क्या है, इसके अलावा किन मरीजों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से करना चाहिए और खास तौर पर प्रेगनेंसी में इसको हम दे सकते हैं या नहीं, और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस। इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नोवाप्रेसिन इंजेक्शन के इंट्रोडक्शन से। नोवाप्रेसिन इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट टर्लीप्रेसिन है और टर्लीप्रेसिन एफडीए से अप्रूव्ड है, जो कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इंजेक्शन के यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को सबसे ज्यादा जो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं वो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस, चाहे वो पीला यरकान हो, काला यरकान हो या फिर अक्यूट कंडीशन हो, यानी कि अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो कि जिगर को फेल करने की कोशिश करे, तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं कि ऐसे पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला होते हैं, या तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता या फिर वो सही तरीके से मेडिसिन नहीं ले रहे होते, बदपरहेजी कर रहे होते हैं, तो फिर उन पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस की बीमारी रहने की वजह से मैदे की जो नालियां होती हैं, जो रगें होती हैं, वो फूल जाती हैं। इसके अलावा जिगर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अक्सर पेशेंट्स में ये नालियां सूजने की वजह से, फूलने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि इंतहाई खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर जिगर और मैदे के बीच में होती है, जिसको हम ईसोफेजियल वाइसिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो जिगर के डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले पेशेंट की एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि एंडोस्कोपी में एक स्कोप डाल के, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसके जरिए पता चलाते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। उस ब्लीडर को फिर स्टॉप करते हैं, जो कि एंडोस्कोपिक स्कोप से बेंडिंग करके उसको स्टॉप किया जाता है। और अक्सर इस तरह होता है कि अगर एक जगह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया है तो किसी दूसरी जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसोफेजियल एरिया में वेंस इतनी ज्यादा डायलेट हो चुकी होती हैं, उनमें इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका होता है कि इसोफेजियल एरिया के डायलेटेड पॉइंट से कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, डायलेटेड वेंस को नॉर्मल करने के लिए नोवाप्रेसिन इंजेक्शन, टर्लीप्रेसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी सिचुएशन हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में हो रही होती है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी यानी कि पीले यरकान का हो, चाहे हेपेटाइटिस सी यानी कि काले यरकान का हो। और अक्सर पेशेंट्स में जब पोर्टल हाइपरटेंशन की बीमारी होती है तो उन पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। इसके अलावा फिर किसी भी बीमारी की वजह से अगर लिवर डिजीज हो जाती है, तो लिवर डिजीज फिर ये जब ये प्रोलॉन्ग रहती है, यानी कि जिस्म में काफी अरसे, लंबे अरसे तक चलती रहती है, तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है। अगर हम टर्लीप्रेसिन इंजेक्शन, नोवाप्रेसिन इंजेक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इंजेक्शन जो है ये वेजोप्रेसिन V1 रिसेप्टर्स पे काम करता है, जिसको हम वेजो कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। ये इंजेक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि जो वेन्स हैं उनको तंग करता है। तंग करने से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और खास तौर पर स्प्लैंक्निक जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो पोर्टल सिस्टम है, जिगर का जो मेन ब्रांचेज हैं, उनमें से ये रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इससे जो किडनी के फंक्शन हैं, जो किडनी की परफ्यूजन है, वो भी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में तो इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज पे, सिविरिटी ऑफ डिजीज पे, यानी कि मर्ज की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाएगा। अगर हम जनरली बात करें तो इसको 1 mg IV एवरी 4 आवर या 6 आवर्स के बाद दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 से 3 बार या 4 बार भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका डोज जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिविरिटी ऑफ डिजीज़ पे, फिर पेशेंट के जो रीनल सिस्टम है, यानी कि जो गुर्दों का सिस्टम है, वो कितने एक्टिव हैं, ठीक हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, फंक्शनल हैं या नहीं, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। ज़्यादातर हेपेटोरीनल सिंड्रोम में, इसके अलावा फिर जो इसोफेजियल वेराइसिस हो रहे होते हैं, उनमें इसका डोज जो है इनिशियल डोज 1 से लेकर 2 mg तक इसका डोज दिया जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कि कितनी बार या कितनी फ्रिक्वेंसी में इसको देना है। और इसका रूट जो है वो इंट्रावेनस होता है, यानी कि वेन में इसको लगाया जाता है, इसको इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता। अब नोवाप्रेसिन इंजेक्शन, टर्लीप्रेसिन इंजेक्शन किन पेशेंट्स को नहीं लगाया जाता या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे पेशेंट्स जो हाइपोक्सिया में हों, हाइपोक्सिया कहते हैं कि जिन पेशेंट्स को सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, तो उन पेशेंट्स में इसको अवॉइड किया जाता है या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर टर्लीप्रेसिन, नोवाप्रेसिन इंजेक्शन को हम लगाते हैं तो मजीद पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेल्यूर में जाएगा। इसके अलावा फिर ऐसे पेशेंट्स जो ऑनगोइंग इस्कीमिया में है, यानी कि उन पेशेंट्स को अगर दिल की तकलीफ है, हार्ट पेशेंट है वो, या पेरिफेरल लिम्स यानी कि जो बाजू हैं, टांगे हैं, अगर उनमें कोई ऐसा इस्कीमिया है, उन पेशेंट्स में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट करवा रहा होता है, तो ये मजीद जो है इस कंडीशन में इस्कीमिक इंजरी कर सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स एलर्जिक हों या हाइपर सेंसिटिव हों टर्लीप्रेसिन से, तो उनको अवॉइड करवाया जाता है। खासतौर पर हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कुछ रिसर्चेस के मुताबिक अगर इस
इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के दौरान दे दिया जाए तो ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स काज कर सकता है, यानी कि बच्चे में ये नुक्स पैदा कर देता है। और खास तौर पर ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो उन फीमेल्स में भी इसको अवॉइड किया जाता है और बहुत एहतियात से इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें नोवाप्रेसिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तंगी हो सकती है, फ्लूइड जो बॉडी का है वो ओवरलोड हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स में प्लूरल इफ्यूजन यानी कि लंग्स में पानी पड़ सकता है। इसके अलावा फिर ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की जो धड़कन है वो कुछ कम हो सकती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा स्कीमिया रिलेटेड इसके इवेंट्स भी हो सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है यानी कि पेशेंट स्टेबल नहीं है और पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, तो इस इंजेक्शन को लगाने से पहले ऑक्सीजन मॉनिटरिंग लाजमी करनी चाहिए, ऑक्सीजन सेचुरेशन लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। और खास तौर पर उन पेशेंट्स में जो कि पल्मोनरी डिजीज यानी कि फेफड़ों की किसी बीमारी में मुब्तला हैं और वो सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे। टर्लीप्रेसिन जैसा कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसके ब्रांड नेम्स में टर्लिप के नाम से, नोवाप्रेसिन के नाम से या टर्लीबाज के नाम से आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। इस इंजेक्शन के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी होती है और ये इंजेक्शन हमेशा मेडिकल स्पेशलिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन में ही इंजेक्शन देना चाहिए। तो ये तमाम मालूमात थी नोवाप्रेसिन टर्लीप्रेसिन इंजेक्शन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।